तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता था बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग Einstein postulates of क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन ने किस बारे में बात किया था, वेव थियरी के बारे में बात किया था कि फेलियर क्यों हुई थी वेव थियरी हमारी। तो वेव थियरी क्यों फेल हुई थी बच्चों, क्योंकि सबसे पहला तो वो ये मान रहा था कि जब लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद में सर मेटल प्लेट पे जब भी लाइट इंसिडेंट होगी तो उसके बाद में कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये चीज गलत थी। हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन में मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था। ऑब्जर्वेशन में यदि उस लाइट की फ्रीक्वेंसी मेरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इंस्टेंटेनियसली लाइट में से वो पर्टिकुलर उसमें से क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। ठीक है भाई। दूसरा जो था वो क्या था कि वो यूं मान रहा था कि जब अगर आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से आपकी लाइट की एनर्जी बढ़ेगी, और लाइट की एनर्जी बढ़ेगी तो आपकी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ऐसा वेव थियरी बोलता था, बट ऐसा होता नहीं है। हमने देखा कि सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट का एनर्जी ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आई बात मेरी, पक्की बात। तो ये दोनों भी बातें जो वेव थियरी बोल रहा था वो क्या थी, गलत थी, जो कि अपन ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आज के लेक्चर में हमें यह पढ़ना है कि आइंस्टाइन साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया था पूरे इसको कि क्या होता है लाइट, और लाइट का डुअल नेचर कैसे होता है। तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या होता था बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग Einstein postulates of क्या पढ़ने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये हमें पढ़ना है। तो जब बच्चों मैं यहां पे तुम लोग को ये समझाऊंगा ना आइंस्टाइन के जो पोस्टुलेट्स हैं या फिर आइंस्टाइन की जितनी भी पॉइंट्स आइंस्टाइन ने बताए थे, आप लोग को ऐसा लगेगा कि सर ये सब तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, और वाकई में हमने सारा कुछ पहले पढ़ लिया है। आज हमें बस उसको और अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है भाई। आज हमें पढ़ना है क्या, आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो इस आइंस्टाइन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में मुझे क्या देखना है, तो आइंस्टाइन ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि भैया लाइट के पास जो है वो वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जब भी कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी भी मेटल प्लेट पे, तो उस लाइट में वो एक्चुअली लाइट नहीं है तो क्या है, वो एनर्जी। और वो जो एनर्जी है बच्चों उसके अंदर क्या है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स। और वह फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, जो कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। जिधर E इज इक्वल, ई क्या होता है बच्चों, एनर्जी, H क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि एनर्जी हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है, पार्टिकल के लिए। तो सर यहां से मुझे पता चल रहा है कि जरूर ये जो लाइट है ये कैसा नेचर रखती है, अपने पास पार्टिकल नेचर रखती है। और जो न्यू है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये किसके लिए डिफाइन होता है, वेव के लिए। ये तो वेव के लिए डिफाइन होता है। सर फ्रीक्वेंसी वेव के लिए डिफाइन होता है, एनर्जी पार्टिकल के लिए डिफाइन होता है, इसीलिए E इज इक्वल टू एच न्यू। ये रिलेशन मुझे ये समझाता है कि सर यहां पे लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। और इससे मुझे ये पता चला कि लाइट हैव पार्टिकल प्लस वेव नेचर बोथ। समझ में आई बात मेरी, ठीक है भाई। और ध्यान रखना यहां पर जो H प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है भाई। अच्छा अब मेरे को एक बात समझाओ आप लोग कि सर ये E इज इक्वल टू एच न्यू ये क्या है, तो ये है एनर्जी ऑफ फोटोन। तो सर जो आप कब से बोल रहे थे कि लाइट आ रही है, उस लाइट की एनर्जी होगी, उस लाइट की एनर्जी यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो लाइट की जो एनर्जी आप बात कर रहे थे वो एक्चुअली लाइट की एनर्जी नहीं है, उस लाइट के अंदर आने वाले फोटोन की एनर्जी है। किसकी एनर्जी है, फोटोन। तो लाइट के अंदर क्या आ रहा है, फोटोन, उसकी एनर्जी है इज इक्वल टू एच न्यू।
ठीक है भाई। अब मुझे एक बात समझाना कि सर ये जो न्यू है ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन, और मैंने आपसे कहा है कि सर किसी भी मेटल प्लेट में यदि कोई लाइट आकर इंसिडेंट हो रही है तो उस लाइट के अंदर जो भी फोटोन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि मेरे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आई बात मेरी? पक्की बात? ठीक है। अब इन्हीं के बेसिस पे आइंस्टाइन ने अपने 9 तरह के ऑब्जर्वेशंस या फिर कंक्लूजन्स दिए थे, तो उन कंक्लूजन को हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन जो था वो क्या था? तो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग सबसे पहला कंक्लूजन उन्होंने क्या कहा, जबकि ये बात हमें पहले से पता है बच्चों। आइंस्टाइन साहब कह रहे हैं कि कोई भी लाइट यदि आप आकर मेटल प्लेट पे इंसिडेंट हो रही है तो वह लाइट जब इंसिडेंट होती है तो उस लाइट का वो अपने पास एक एनर्जी लेकर आती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एच न्यू। ये किसकी एनर्जी है बच्चों? उस लाइट के अंदर आने वाले फोटोन की एनर्जी है। अब ये समझो ये मेटल प्लेट है, यहां से ये लाइट आई जिसमें ये अपने पास एनर्जी लेके आ रही है एच न्यू, है कि नहीं? यहां पर बैठा इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये एनर्जी एच न्यू मिलेगी, लेकिन उसको ये एनर्जी एच न्यू जैसे ही मिली क्या यहां से ये एच न्यू एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब ये एच न्यू जो है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। अब उसमें से ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी तो अपने वर्क फंक्शन के लिए रख रहेगा और कुछ एनर्जी लेकर अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है भाई, यही तो हम पढ़ते आए हैं कि सर कोई एनर्जी आएगी वो कुछ अमाउंट तो खुद खाएगी और जो बचेगा वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या दे देगा? ऐसा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जो वर्क फंक्शन है मेरा, वर्क फंक्शन, ये वर्क फंक्शन हमने पहले डिफाइन किया है कि ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस मेटल को लगती है और जो वो लेता है उसके बाद में ही अगर उससे ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन, अगर उससे ज्यादा एनर्जी उस लाइट के पास है तो ही वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाता है। ठीक है भाई, तो समझो फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आपको जो मेरा लाइट है उसकी एनर्जी एच न्यू है और ये ग्रेटर देन क्या है? फाइव नॉट। ये ग्रेटर देन क्या है? फाइव नॉट। अगर ये ग्रेटर देन फाइव नॉट है तो क्या इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा? बिल्कुल होगा सर। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा ना? यस सर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो भैया यहां पे समझो फॉर एग्जांपल ये था मेटल प्लेट, फिर से वापस बता रहा हूं, ये है हमारा मेटल का प्लेट और यहां से ये आया मेरा एच न्यू एनर्जी लेके फोटोन। ठीक है, उसने आकर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे दिया और कुछ अमाउंट जो बचा वो इसके इलेक्ट्रॉन बाहर लेकर निकल गए किसके फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। और इधर से मुझे एक इक्वेशन समझ में आती है कि जो एच न्यू होगा बच्चों वो कितने पार्ट में टूट रहा है? 2 पार्ट में, दैट इज फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है? पक्की बात? तो ये हमारा क्या था? पहला उसका पोस्टुलेट बोलो या पहला ऑब्जर्वेशन है कि सर कोई भी लाइट जब आ रही है तो उस लाइट का एनर्जी यदि मेरे वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा या फिर मैं बोल सकता हूं उस लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारे वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तो वर्क फंक्शन हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों? तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है फाइव नॉट अपॉन एच। ये कैसे आया सर? ये कैसे आया बच्चों? ध्यान से समझो। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एच इंटू न्यू। अगर न्यू तुम्हारा लाइट का एनर्जी है, सॉरी लाइट की फ्रीक्वेंसी है, तो एनर्जी भी तुम्हारे लाइट का होगा। और अगर न्यू तुम्हारे मेटल का फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो उसके रिस्पेक्ट में जो एनर्जी होगा वो भी क्या होगा? मेटल का ही थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। तो मुझे बताओ क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं फाइव नॉट इज इक्वल टू होगा एच इंटू न्यू नॉट? तो क्या यहां से न्यू नॉट इज इक्वल टू फाइव नॉट अपॉन एच कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? यस सर आप कह सकते हो। तो तुम्हारे बुक में एक छोटे से नोटेशन में लिखा हुआ है बच्चों, और वो क्या लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है कि सर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यदि उसकी वैल्यू फाइव नॉट अपॉन एच से ज्यादा होगी तो ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एमिशन होगा। तो कई बच्चे यहां पर सवाल लेकर आते हैं कि सर ये फाइव नॉट अपॉन एच क्या है? अरे ये और कुछ नहीं, तो फाइव नॉट अपॉन एच क्या है? न्यू नॉट है। फाइव नॉट अपॉन एच नॉट, एच क्या है? न्यू नॉट है, जिसे हम क्या कहते हैं?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो फ्यूचर में यदि कहीं पर भी आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ी तो आप क्या करोगे? आपको जो भी वर्क फंक्शन दिया होगा उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड करोगे, आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्की बात? डन? ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन। अब आता है दूसरा ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन में ये भी बात बच्चों आप लोग को पता है, दूसरा ऑब्जर्वेशन में आइंस्टाइन साहब ये समझा रहे हैं कि जब लाइट आपकी आती है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो बिना किसी टाइम गैप के तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? एमिट हो जाएगा इंस्टेंटेनियसली, जो कि हमें दिखा भी था और आइंस्टाइन साहब के अकॉर्डिंग भी यही हो रहा है। समझ में आई बात मेरी? तो ये हो गए तुम्हारे दो ऑब्जर्वेशंस। इतना सबको समझ में आया क्या? ठीक है। अब बात आती है तीसरे ऑब्जर्वेशन की। बच्चों थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है ये भी आप लोग को पता है। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये बात पहले ही पढ़ रखी है कि नहीं कि अगर आप सर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो आपका करंट भी बढ़ेगा? पढ़ रखा है कि नहीं? आइंस्टाइन साहब भी वही समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके लाइट जो आ रही है उस लाइट की इंटेंसिटी आपने बढ़ाई तो इंटेंसिटी बढ़ाने के वजह से उस लाइट के अंदर आने वाले नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो समझो 10 फोटोन आ रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकला पा रहे थे। अगर वहां से 20 फोटोन आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। और अगर 20 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन चलेंगे, और अगर 20 इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी थी। फिर से आइंस्टाइन साहब भी वही समझाना चाह रहे हैं कि सर यदि आपकी इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी के बढ़ाने की वजह से आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी बच्चों? बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आती है चौथे ऑब्जर्वेशन की बारी। चौथे ऑब्जर्वेशन में उन्होंने एक सैचुरेशन करंट की बात करी है। किसकी? सैचुरेशन करंट। इसको जरा सा ध्यान से समझना बच्चों कि सैचुरेशन करंट होता क्या है। चलो देखते हैं। सर ये था हमारा एमीटर प्लेट और ये है मेरा कलेक्टर प्लेट। मुझे एक बात बताना बच्चों, यहां से समझो फॉर एग्जांपल एक आई इंटेंसिटी की लाइट आ रही थी, तो आई इंटेंसिटी के लाइट में यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं कि यहां से मैंने इंटेंसिटी बढ़ाकर 2i कर दी है तो आज इसके रिस्पेक्ट में 20 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों? 20 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ मुझे कि जब 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, कितने? 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, तो यहां पे पहुंच भी कितने रहे थे? 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो पहुंच भी कितने रहे हैं? 20 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही मेरी बात? पक्की बात? पक्की बात। अच्छा अब मुझे एक बात बताना, अगर यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कितने? 20, तो सर ये 20 यहां पे क्या बहुत स्पीड से पहुंचेंगे? कैसे सर? समझ में नहीं आ रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है। सोचिए कि सैचुरेशन करंट क्या हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है सर। वापस से समझो, मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां से एक लाइट आई और मैंने कह दिया कि लाइट की इंटेंसिटी समझो मैंने बढ़ा दी। तो जैसे ही आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन में से कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो मेरी करंट दुगनी हो जाएगी। ये मुझे समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी से मुझे ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, क्या रखा है मैंने? इंटेंसिटी को कांस्टेंट। तो अगर मैंने इंटेंसिटी को बच्चों कांस्टेंट रखा है और यहां से मैंने समझो आई इंटेंसिटी रखी है और यहां से 20 इलेक्ट्रॉन निकला है, कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 20 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब ये जो 20 इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों, इसके लिए एनर्जी समझो फॉर एग्जांपल ई थी। कितनी थी? ई। तो अगर इसकी एनर्जी ई थी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? समझो काइनेटिक एनर्जी होगी।
वैल्यू से समझाऊं तो समझो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसका वर्क फंक्शन का वैल्यू 2 है, तो इसने 2 खा लिया, तो इसको कितने काइनेटिक एनर्जी मिला? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ये 20 इलेक्ट्रॉन है, क्या वो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से इधर जाके टकराएंगे? है कि नहीं? अब आज मैंने फ्रीक्वेंसी को कर दिया है डबल। मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया? डबल। तो यदि मैंने फ्रीक्वेंसी बच्चों बढ़ा दी, तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने के वजह से मुझे यूं समझ में आ रहा है कि मेरी एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझो बढ़कर हो गई है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी हो गई? तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर इधर आ रही है, तो ये तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेगा। तो आज जो मेरी नई काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो गई है? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सर जो पहले 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वहां पहुंच रहा था, आज वो 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पहुंचेगा। तो मुझे एक बात बताओ, पहले कौन पहुंचेगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला ना। तो सर ये ज्यादा स्पीड से पहुंचेगा, तो सर एक हद तक मेरा एनर्जी, मेरे को ऐसे समझ में आएगा कि सर जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, मेरी करंट बढ़ रही है। बढ़ते 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 सर एक स्टेज के बाद में मेरी करंट कांस्टेंट हो गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर मेरी करंट बढ़ रही थी, बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पे आने के बाद में कांस्टेंट हो गई, और वही कांस्टेंट करंट जो थी वो सैचुरेशन करंट थी। मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि सर बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट क्यों हो गई, और वो कांस्टेंट होने के बाद में और क्यों नहीं बढ़ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे समझो 20 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो अगर 20 के 20 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए, तो उसके बाद में फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाने का ठेका किसने ले रखा है? इंटेंसिटी ने। सर आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके रखा है, और अगर आपकी इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो सर एक बार अगर 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो 20 इलेक्ट्रॉन में से समझो जब तक 20 के 20 पूरे वहां नहीं पहुंच जाते, तब तक तो आपका करंट बढ़ते हुए नजर आएगा। और एक स्टेज ऐसा आएगा कि अब सारे के सारे 20 इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच चुके हैं, अब उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी और बढ़ा रहे हो, लेकिन आपका करंट क्या हो चुका है? कांस्टेंट। उसी करंट को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। तो बच्चा जब ये पढ़ता है ना लाइन, तो बच्चे को पता चलता है, या फिर वो ये समझ बैठता है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने की वजह से करंट बढ़ रहा है। नहीं नहीं, फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने की वजह से करंट नहीं बढ़ रहा है, वो तो सिर्फ कुछ समय के लिए बढ़ रहा है। कब तक? जब तक तेरे यहां से निकले हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच जाते। अगर एक बार यहां से 20 इलेक्ट्रॉन निकले, वो 20 के 20 यहां पहुंच गए, उसके बाद में फिर तू फ्रीक्वेंसी बढ़ा, देखो तेरी करंट बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाला जब लाइन पढ़ता है बच्चा, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, और वो कंफ्यूज भी मैं तुझे बता दे रहा हूं कहां होता है कि सर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, तो वहां पे लिखा हुआ है कि करंट बढ़ती है। सर आपने तो कहा था फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ती। मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से तेरी करंट सिर्फ और सिर्फ कब तक बढ़ेगी? जब तक तेरे यहां से निकले हुए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच जाते। अब एक बार सारे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए, उसके बाद में तू फ्रीक्वेंसी बढ़ा, देख तेरे करंट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ेगा। तो सर करंट फिर वापस से कब बढ़ेगा? जब तू इंटेंसिटी बढ़ाएगा। क्योंकि तू इंटेंसिटी बढ़ाएगा तो तेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो तेरे यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो फिर से तेरी करंट बढ़ेगी। तो इसका मतलब सर क्या सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी? यस सर। समझ में आई बात मेरी? पक्की बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक तरह का ऑब्जर्वेशन, जो कि ये चीज हमें पहले से पता है, लेकिन फिर भी और डिटेल वे में ये चीज शायद नहीं पता थी। सैचुरेशन करंट हमने आज पहली बार ही डिस्कस किया कि क्या होता है। तो ध्यान रहे बच्चों, ये कंफ्यूजन होगा, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करना। ठीक है भाई? ठीक है। अब उसके बाद में जो ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान से समझो। उन्होंने कहा है कि यदि मेरे एमिटर प्लेट ये है और ये मेरा कलेक्टर प्लेट है, और आज उन्होंने कलेक्टर प्लेट को लो पोटेंशियल पे ला दिया है। लो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मुझे बताओ अब क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे वो क्या होगा? रिटार्ड होंगे। क्यों सर? क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? ऐसे होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी सर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर हमेशा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है भाई?
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इधर लगेगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन जा तो आगे रहा था लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिटार्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। अब समझो मैं नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं बढ़ाते जाऊं, एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आएगा जिसपे मेरा यहाँ का फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो था वो भी रुक चुका है, और उसी पोटेंशियल को मैं क्या कह देता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल कह देता हूं। क्या कह देता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये बात आप लोगों को पता है, बोलने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट ऐसा लिखा हुआ है, वो जरा हम लोग को ध्यान से समझना है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है बच्चों कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लेस देन किसके? आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी वैल्यू अगर लेस देन EV0 हो। बच्चों ये तो समझ में आ रहा है ये क्या है? मेरे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। बट ये EV0 क्या है सर? ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपोजिंग फोर्स वाली एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, और ये फोर्स के वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर पीछे एनर्जी लग रही है, वो कितना है? EV0। अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू और EV0 की वैल्यू में से अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम है तो क्या ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच पाएगा? नहीं। तो यही बोला गया है कि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV0 से कम है तो आपका इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच एट कलेक्टर प्लेट। समझ में आई बात? पक्की बात? हाँ बच्चों, हाँ। और अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV0 से ज्यादा हो गई तो EV0 तो उसको पीछे धकेल रहा है और काइनेटिक एनर्जी उसको आगे लेके जा रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई तो फिर वो इलेक्ट्रॉन जाके कलेक्टर प्लेट पे पहुंच जाएगा। ठीक है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू EV0 के बराबर हो गई तो इस केस में आपका फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विल ऑल्सो स्टॉप्स। और अगर वो स्टॉप हो गया तो सर अब एक भी इलेक्ट्रॉन मेरे कलेक्टर प्लेट पे नहीं जा रहे हैं, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन मेरे कलेक्टर प्लेट पे नहीं जा रहे हैं तो सर फिर मेरा करंट भी नहीं आएगा और मेरी करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इसी कंडीशन में इस पोटेंशियल को मैं क्या कहता हूं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ में आई बात मेरी? पक्की बात? हाँ भाई, डन। ठीक है, ये एक था। फिर एक पोस्टुलेट तुम्हारा जो है वो ऐसा है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी उसके पास कितनी होती है? तो मुझे बताओ, ये h न्यू एनर्जी तो लाइट लेकर आया था, और ये एनर्जी किसको किसको मिली थी? एक तो वर्क फंक्शन को मिली थी और एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को मिली थी। तो अगर मैं यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा बच्चों? h न्यू माइनस फाइ नॉट। ये ध्यान रखना है आपको कि किसी भी पर्टिकुलर मेटल प्लेट में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चों, उस मेटल प्लेट में से निकले हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि आपको कैलकुलेट करनी हो तो उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाता है? जो लाइट की एनर्जी है h न्यू, उसमें से आपको वर्क फंक्शन को माइनस कर देना है। आपको क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस थे आप लोगों के, जो आप लोग देख लो, पढ़ लो एक बार, 5 मिनट लगेगा, पढ़ो जरा।